अपना अभियान पूर्वी तट पर कांचीपुरम आधुनिक चेन्नई के निकट तक चलाया। उत्तर भारत में आर्यकर्ते के 9 राजाओं को बलपूर्वक उखाड़ फेंका गया। मध्य भारत के दक्कन के जंगलों क्षेत्रों के राजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। 6वीं सदी के एक शिलालेख के अनुसार मध्य भारत के 18 जंगली राज्यों एक स्थायी शासक द्वारा उत्तराधिकार में पाया गया। इससे संकेत होता है कि इन क्षेत्रों पर विजय पूर्व में ही मिलने लगी थी। पूर्वी भारत के राज्य और नेपाल और पंजाब के छोटे छोटे राज्य के चुभते थे। राजस्थान में पूर्व के गुणसंधों में 9 जिसमें मालवार और योद्धा शामिल थे को गुप्त का अधिराज्य स्वीकार करना पड़ा। इसके अतिरिक्त दूर के अनेक शासक देवपुत्र सानुसाई देवता के पुत्र राजाओं के पुत्र स्पर्शता के कुषाण उपाधि शासक और सिंघल श्रीलंका के राजा भी कर चुकते थे, जैसे कि सभी टुपाओं के निवासी भी करते थे। इन विजयों की एक रोचक विशेषता थी उनकी विविधता और जिससे सरकारी से लेकर राज्य तक शामिल थे। समुद्रगुप्त ने जाल विभाजक और उत्तरी राजस्थान में सरदारों की शक्ति को नष्ट कर डाला। इसका एक दुष्परिणाम बाद के गुप्तों के लिए हुआ जब बहुनों ने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया। इसके अतिरिक्त सरदारों का अंत उस घनसंघीय शासन व्यवस्था के लिए मौत की घड़ी साबित हुआ जो एक 17वें के राजतंत्र के विकल्प के रूप में चला आ रहा था। जहाँ की श्रीलंका का प्रश्न ये है कि चीनी सूत्र के से प्रस्तुत करता है कि सिंघल के राजाओं ने गुप्त राज्य के पास उपहार भेजे और गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। ऐसे अनुरोध शायद ही नजराना माना जा सकता है। द्वीपों के निवासी कौन थे ये स्पष्ट नहीं हो सका और संवाद दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को सूचित करता था जो भारतीय अधिवासियों की मेहमानदारी करते थे और उनके साथ उनके संपर्क बढ़ाते थे। समुद्रगुप्त को अपने विजय अभियान को उन्नतित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के पक्ष में अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक कारण थे। चंद्रगुप्त द्वितीय सभी गुप्त राजाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त का पुत्र के असाधारण उदार चेतना और वीरता दार्शनिक की लगभग 335 ईस्वी से 415 ईस्वी तक 40 वर्षों का उसका शासनकाल कैसे शुरू हुआ ये अब भी एक रहस्य का विषय है। लगभग 2 शताब्दी बाद में समुद्रगुप्त की मौत संबंधी घटनाओं पर लिखित नाटक देवी चंद्रगुप्त में रामगुप्त को समुद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में चित्रित किया गया। कहा जाता है कि रामगुप्त में युद्ध शासकों से हार गया और उसने अपनी पत्नी ध्रुवदेवी को उन्हें समर्पित कर देने पर सहमति दे दी। इससे उसका छोटा भाई चंद्र चिढ़ गया। उसने रानी का स्ववेद धारण किया और शंख राजा के महल में जाकर उसे मार डाला। अपने इस कृत्य से वह जनता के बीच तो प्रिय बन गया किंतु अपने भाई राम से उसकी दुश्मनी हो गई। अंत चंद्र ने राम को मार डाला और ध्रुवदेवी से शादी कर ली। रामगुप्त के सिक्कों और ध्रुवदेवी का चंद्रगुप्त की पत्नी के रूप में शिलालेख पर अंकन की खोज से इस कहानी को किसी हद तक प्रमाणिकता मिलती है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त का महत्वपूर्ण
अभियान शंकों के साथ युद्ध का था। इस अभियान के फलस्वरूप पश्चिमी भारत इसके साम्राज्य में जुड़ गया। इसकी याद में विशेष चांदी सिक्के निर्मित किए गए। इसका महत्वपूर्ण सिक्का इतना ही नहीं था कि भारत की पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई, बल्कि इससे पश्चिमी जगत के साथ व्यापारिक संबंध भी जुड़ गया, क्योंकि अब पतन गुप्तों के अधिकार में थे। पश्चिमी दक्कन जो पहले सातवाहनों के अधिकार में था, अब वक्ताकर वंश द्वारा शासित होने लगा और यह वंश दक्कन में प्रभु सत्व संपन्न सत्ता के रूप में उभरा। गुप्त प्रशासन। गुप्त राजाओं ने अनेक उच्च उपाधियां जैसे महाराज, धीराज, परमेश्वर इत्यादि धारण की, लेकिन प्रतापती शासकों के मसले में यह उपाधियां अर्चित हो गई, क्योंकि उनके दावेदार पूर्व शताब्दी के महान राजाओं की तुलना में सीमित राजनीतिक सत्ता के अधिकारी थे। इन भय उपाधियों में उत्तर पश्चिम के शासकों की उपाधियों की अंकुज सुनाई पड़ती है और इन्हीं की तरह इसमें देवदत्त का पुट शामिल है। गंगा की घाटी में गुप्तों के सीधे नियंत्रण में राजा प्रशासन के केंद्र में था और राजकुमार, मंत्रीगण और सलाहकार उसके सहायक थे। राजपुत्र के प्रांतों में वायसराय उपराजा के पद संभालते थे। पर्याय देश राष्ट्रीय अथवा मुक्ति अनेक जिलों, प्रदेश अथवा विषय में बटे होते थे और प्रत्येक जिला का नाम अपना प्रशासित अधिकारी होता था। लेकिन सारे व्यवहारिक मसलों में स्थानीय प्रशासन केंद्र पर निर्भर नहीं था। निर्णय चाहे नीतिगत लेना हो अथवा विशेष स्थितियों के संबंध में स्थानीय स्तर पर ही लिया जाते थे, जब तक कि उनका संबंध केंद्रीय सत्ता के नीतियों अथवा आदेशों से नहीं हो। यह मौर्य प्रशासन से स्पष्ट में भिन्न था, जहां अशोक इस बात पर बल देता था कि वह जो भी घटित हो रहा है उसे वाकिफ रखा जाए। वहाँ गुप्त राजा इसे कुम्हारत्यों और अत्रतों को सौंपकर संतुष्ट रहते थे। अर्थशास्त्र में एक चुस्त दुरुस्त प्रशासन की चर्चा अवश्य हुई है, लेकिन ये एक नियमित ग्रंथ था और श्रृंखलाओं तथा मुहावरों के दक्ष से संकेत मिलता है कि गुप्त प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक विकेंद्रीकृत था और पदाधिकारी एक से अधिक पद भार रखते थे। हक्स को दौर का एक शाही निरीक्षण जैसे था, क्योंकि वह प्रशासन की सामान्य कार्यप्रणाली और कर वसूली की जांच पड़ताल करता था, परिवारों को सुनता था और उदारता पूर्वक दान देता था। गांव के अनेक वर्ग थे: ग्राम, पल्ली, कुरुम, सैन्य, अधिवास, खेतक इत्यादि। वह सभी मुखिया और ग्रामीण गुरुजनों वाले ग्राम निकायों के अधीन थे। इस ग्रामीण गुरुजनों में कुछ ग्राम अध्यक्ष अथवा कुंडुब्बी के पदभार संभालते थे। शहरी प्रशासन में प्रत्येक नगर में एक परिषद होती थी, जिसे नगर श्रेणी नगर निगम का अध्यक्ष, सातवां व्यापारी संघ का मुख्य प्रतिनिधि, प्रथम कुलीन शिल्पकारों का प्रतिनिधि और प्रथम कांस्य प्रधान लिपि या मुंशी होते थे। इस परिषद और सीमित में भेद बताते हुए मेगास्थनीज और कौटिल्य ने लिखा है कि पहले की सरकारें समितियां नियुक्त करती थी, जबकि गुप्त प्रणाली में परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि होते थे, जिसमें वाणिज्य हितों की प्रधानता होती थी। यदि मौर्य राजा मुख्यतः वर्तमान अर्थव्यवस्था से राजस्व वसूलने अथवा राजा के हस्तक्षेप के द्वारा किसानों के कृषि विस्तार पर ध्यान देते थे, तो गुप्त राज्य और इसके समकालीनों ने आरंभिक
कोस कोशिशें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किया। यह प्रणाली इस अवधारणा से विकसित हुई कि शासन व्यवस्था के समर्थन के रूप में भूमि अनुदान किसी यज्ञ से ज़्यादा प्रभावी होगा और भूदान महादान है। राजा के द्वारा निवेश उम्र विवेचित भूखंडों पर कृषि को उन्नत करने और बंजर भूमि पर अधिवास को प्रोत्साहन देने के लिए अभिप्रेरित था। परिधि पर स्थित क्षेत्र इस तरह विस्तृत कृषि अर्थव्यवस्था में लाए जा सके और आरंभिक अनुदान गंगा के हृदय स्थल में नहीं बल्कि उसके बाहर के क्षेत्र में दिए गए। चूँकि भूमि अनुदान के प्राप्तों से पहले करने की उम्मीद थी, इसलिए कृषि अधिवासों की स्थापना में राज्य पर जोर धीरे धीरे घटता गया। भूमि अनुदान धार्मिक और अनुष्ठानिक विशेषज्ञों अथवा पदाधिकारियों को दिए जाते थे। इससे राज्य को राजस्व तो नहीं प्राप्त होता था, लेकिन स्थानीय स्तर पर राजस्व की मांग में कुछ उलटफेर हो जाती थी और देहाती इलाकों में संपन्नता के ऐसे छोटे छोटे केंद्र बन जाते थे जिसका अनुकरण अधिक व्यापक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। यदि ब्राह्मणों, चाहे वे अनुष्ठानिक विशेषज्ञ हो अथवा अधिकारी को दी गई बंजर भूमि अथवा जंगली थी, जो प्राप्तकर्ता उस पर कृषि कार्य शुरू कर अन्य लोगों का मार्गदर्शन बन सकता था। ब्राह्मण कृषि पर्याय जैसे कृषि पुस्तिकाएं पढ़कर कृषि कार्यों में प्रवीण हो गया। कुछ विनिमय ग्रंथ ब्राह्मणों को कृषि कार्य से माना करते थे, लेकिन उनके कृषि कौशल में कोई कमी नहीं आई। वाणिज्य उद्यम को शिल्पी संदों का दान देकर प्रोत्साहित किया गया, हालांकि उससे प्राप्त व्यास धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। इसके साथ ही वाणिज्य उद्यमियों को नगर परिषदों में और निवेश तथा लाभ वाले पदों पर रखा गया। वाणिज्य से प्राप्त होने वाले करों का दायरा बढ़ता गया, जो बदले में पदाधिकारियों की कर्म श्रृंखला में विस्तार की अपेक्षा रखता था। यद्यपि भूमि अनुदान आरंभ में बहुत कम था, लेकिन लगभग 8वीं सदी तक इसका विस्तार हो गया और इतने धीरे धीरे राजनीतिक अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया, जो गुप्त काल के पूर्ण से स्पष्ट रूप से भिन्न था। जो राजा पड़ोस के राज्यों को जीत लेते थे, वह पराजित राजाओं को सहायक या अधीन राजा बना लेते थे। इसे वर्तमान लेखक संवाद का नाम देते थे। ऐसे शासकों के साथ समझौता बताएं भी चलती थी। सम्मत पद, जिसका मूल अर्थ पड़ोसी था, का अर्थ बदलकर सहायक प्रशासन हो गया। इसका निहित यह था कि राजा और स्थानीय शासकों के बीच संबंध अधिक परिभाषित हो गया। आगे चलकर शाही दावों और सम्मति आकांक्षाओं के बीच के खींचतान में यह संबंध निरपेक्ष बन गए। जहाँ संवाद दृढ़ स्थिति में थे, वहीं राजा की शक्ति घट गई, लेकिन उसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सम्मतों की मौन स्वीकृति अवश्य थी। सम्मत संभावित मित्र अथवा दुश्मन की भेद स्थिति में थे। सहायक शासकों के अतिरिक्त भूमि अनुदान के अन्य संवर्गों के मध्य स्तर भी कायम कर दिए थे। अनुदान के धार्मिक लाभ भोगियों में मंदिर, मठ और ब्राह्मण शामिल थे। ऐसे अनुदान उन धार्मिक पथों को सशक्त बनाते थे
जो मंदिरों का प्रबंधन देखते थे। मंदिरों के रखरखाव के लिए उन्हें गांव भी दे दिए जाए थे। इसे स्थानीय प्रशासन की भूमिका में मंदिर प्रबंधन भी शामिल हो गया। अपने अपने वह एक पवित्र स्थल तो था ही, ऐसे समय में जब भूमि अनुदान विशेष कृपा के प्रतीक थे। इसे प्राप्त करने वाले ब्राह्मण ऋषि ही विशेष हैसियत वाले रहे होंगे। किराया मुक्त भूमि या गांव का अग्रहार अनुदान ब्राह्मणों को दिया गया। ब्राह्मण देय अनुदान और मंदिरों तथा मठों को दिया जाने वाला अनुदान कर मुक्त होता था। ब्राह्मण प्रायः वेदों तथा विशिष्ट ज्ञान विशेष पर फलित ज्योतिषी में निपुण होते थे। ब्राह्मणों को उपहार देना कलयुग के अनिष्टकर प्रभाव से बचाव माना जाता था और फलित ज्योतिषी का प्रचलन जोरों पर था। धार्मिक संस्थाओं को मौद्रिक दान का स्थान भूमि अनुदान ने लेना शुरू किया। भूमि अधिक स्थायी एवं अधिक दान योग्य थी। ऐसे अनुदान ब्राह्मण अनुदान गृहणियों के बीच जमींदारी को अधिक बढ़ावा देते थे। हालांकि मठ भी इसमें ज़्यादा पीछे नहीं रहे। इस अवधि का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण ये था कि पदाधिकारी यदाकदा भूमि अनुदान से प्राप्त राजस्व से पुरस्कृत किए जाते थे, जो सैन्य अथवा प्रशासनिक सेवा के लिए नगद वेतन का एक विकल्प था। इस कारण तथा उसके बाद के कुछ भूमि अनुदान वाले शिलालेखों में इसका जिक्र मिलता है और रेन संघ ने भी इसका उल्लेख किया है। ऐसे अनुदानों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। ब्राह्मणों को दिए गए सारे अनुदान धार्मिक उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत नहीं थे, क्योंकि अनेक शिक्षित ब्राह्मण सरकारी कार्यों में संलग्न थे। आज्ञाकारिता और संरक्षण के बंधन में जकड़े किसी युद्ध प्रिय वर्ग की दास्तां का उल्लेख आमतौर पर नहीं मिलता। ऐसे अनुदानों ने उसके मालिकों को केंद्रीय सत्ता से दूर कर दिया और प्रशासन के विकेंद्रीकरण की भूमिका तैयार कर दी। जिन लोगों को राजस्व प्रदान करने वाले भारी भूमि अनुदान मिले, उन्होंने शासक राजवंश को चुनौती देने के लिए प्रथित शक्ति और संसाधन इकट्ठे कर लिए। इसके अतिरिक्त वह अपने समकक्षों और जंगली सरदारों जैसे अन्य समूह को लाभबंद कर लेते थे अथवा किसानों को अपनी ओर से लड़ने के लिए बांधे कर देते थे, जो वह विद्वान सत्ता को उलटकर स्वयं को कम से कम राजा के सीमा प्रांतों पर राजा के रूप में स्थापित कर देते थे। ब्राह्मण अनुदान वाली भूमि के धार्मिक लाभग्राही है, क्योंकि प्रत्यक्ष वह राजवंश को मान्यता और वैधता प्रदान करते थे अथवा अनुष्ठानों के सम्यक निष्पादन के द्वारा अनिष्ट को टाल सकते थे। पूर्ण काल के नायकों के साथ अपनी वंशावली को जोड़कर अपनी हैसियत को चेष्टा प्रदान करना आम बात थी। यदि अनुदान भारी भरकम होता था तो अनुदान गृह सत्ता और संसाधनों को अपनाकर एक राजवंश का पूर्णत बन सकता था। अनुदान धर्म प्रचार की प्रक्रिया के भी अंग थे, जहां अनुदान गृह अपने धर्म के प्रचार करने का प्रयास करता था। अनेक अनुदान वेदों में परंपरागत ब्राह्मणों को दिए जाते थे, लेकिन जब वह किसी जंगली क्षेत्र के समीप अथवा गांव में बस जाते थे और अपने विश्वास और
अनुष्ठान को जारी रखते थे तो स्थानीय लोगों के बिल्कुल भिन्न रिवाजों के कारण उनके बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिसे दोनों तरफ से वक्ता के जरिए सुलझाया जाता था। ऐसे स्थिति में पारंपरिक संप्रदाय वैदिक ब्राह्मणवाद और स्थानीय लोगों के धर्म के बीच प्रभावी मध्यस्थ का काम करते थे। यदि ब्राह्मण पुरोहित के अनुष्ठानों का भाग भी लेता था तो उसे निचले और लगातार फैलते पौराणिक संप्रदायों में स्थानीय मिथिक विज्ञान और प्रतिमा विज्ञान को समाविष्ट करने की आवश्यकता पड़ती थी। सामाजिक बदलाव परंपरागत इतिहास लेख ने गुप्त और गुप्तर काल में वर्ण व्यवस्था के चतुर्विधित विभाग चतुर्वर्ण को अपेक्षित किया, लेकिन R.C. हजारा के अनुसार आरंभिक पुराण कलयुग का वर्णन विदेशी आक्रमण, अस्थिरता, सामाजिक तनाव, संघर्ष, सुखवादी प्रतीकों के उपदेश के आलोक में दिखाया जाना चाहिए। लेकिन रामशरण शर्मा जैसे आधुनिक इतिहासकार कलयुग के आरंभ के लिए जाति समशरण, वर्ग संकर और शूद्रों का समुदाय 4वीं सदी के आरंभ में को उत्तरदायी मानते हैं। ये अवधि सामाजिक संकट की अवधि थी। यह ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच वैमनस्य का युग था। यह एक ऐसा युग था जिसमें प्रजा का बाहर से लांधी थी। विजित और व्यवस्था बनाए रखने की समस्या पैदा हो गई थी। परिवार और संपत्ति की सुरक्षा बढ़ गई थी। भौतिकवाद का बोलचाल हो रहा था। चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। धार्मिक अनुष्ठान घट रहे थे और मल्च निम्न जातीय राजाओं की संप्रभुता कायम हो रही थी। विधम के वाटक और कांचीपुरम के शिलालेख के बारे में कहा जा सकता है कि उन्हें दोनों की कलयुग के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शित की है। कायटो और पल्लवों के अधीन गांवों के ब्राह्मणीकरण से सामाजिक अवस्था का संकेत मिलता है। ऐसा माना जाता है कि शासकों ने 4वीं सदी से कलयुग को व्यवस्थित करना शुरू किया। वाकाटकों, पल्लवों, गंगा और कदवों का आमिंगू दे शूद्रों के विरुद्ध ब्राह्मणीय प्रतिक्रिया माना जाता है, क्योंकि इन राजवंशों की उत्पत्ति ब्राह्मण परिवारों से हुई। गुप्त काल के उत्तरार्ध से वाकाटकों और पल्लवों ने कलयुग से निपटने के लिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार कठोर नियम को लागू किया। कलयुग को जारी रखने का एक प्रमुख विधि तंत्र था भूमि अनुदान। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि गुप्तों और उसके समकालीनों ने धार्मिक लाभग्रहियों, ब्राह्मणों और मंदिरों पुजारियों को तथा बाद में धर्मांतर लाभग्रही मंत्रियों, असैनिक तथा सैनिक पदाधिकारियों और सौदागरों को भी भूमि अनुदान देना शुरू किया। इस प्रकार राजा और कृषक के बीच भूधारी मध्यस्थों के हस्तक्षेप का युग शुरू हुआ। भूमि अनुदान से एक ऐसी श्रेणीकृत ग्रामीण समाज और वर्ग का उद्भव हुआ जो वर्ण व्यवस्था से मेल नहीं खाता था, जैसे कि अपराजित प्रथा वास्तुकला पर लिखी गई पुस्तक से जाहिर होता है। मटलीश्वर, महासमाप्त आदि श्रेणियाँ कायम हो गई। लेकिन इस अवधारणा की संक्षिप्तता करते हुए हम क्लिविक
E.D. शर्मा और P.V. साहू स्पष्ट रूप से दावा करते हैं कि कलयुग की अवधारणा को ब्राह्मणों द्वारा लोकप्रिय बनाए जाने के विचार का राज्य निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कलयुग के भय ने समुदायों को बांधे कर दिया कि वह अपने क्षेत्रों के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप काम करें। यह क्षेत्र पहली बार राज्य निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। पुरालेखीय अभिलेखों के अध्ययन से जाहिर होता है कि भूमि अनुदान ने पहली बार सैन्यकृत समाज का निर्माण नहीं किया। बी.डी. चट्टोपाध्याय और नंदिनी सिंह कपूर ने इस विषय पर शोध अध्ययन में दर्शाया है कि बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में एक ऐसा श्रेणीबद्ध ग्रामीण समाज था जिसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणतर, गैर ब्राह्मण, भूमिपति, किसान, कारीगर और भूमिहीन श्रमिक भूमि अनुदान का प्रचलन आरंभ होने से पहले ही ग्रामीण समाज के घटक बन गए थे। इस अवधि में एक अति महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाक्रम तथा जातियों का भारी संख्या का समुदाय, जातियों की एक बड़ी संख्या ब्राह्मणवादी वर्णाधारित समाज में मध्य एशिया के अर्थ विशेषज्ञों, कबीलों और अप्रवासियों के समावेशन से उत्पन्न हुई। दास वर्ण आमतौर पर निम्न जातियों और अपस्यों से आते थे। इस अवधि में श्रमशस्त्र दासों की विस्तृत चर्चा करते हैं और उनके श्रम के अत्यधिक उपयोग का संकेत करते हैं, लेकिन किराए के श्रमिकों का पहले से अधिक व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाता था। दासों से युद्धबंदी सन बंधक और दासों महिलाओं से उत्पन्न लोग शामिल थे। ऐसे प्रतीक होता है कि अधिकांश दास घरेलू कार्य से नियोजित किए जाते थे। कृषि कार्यों में बंधुआ मजदूर, किराए के मजदूर और विशेषज्ञ के तौर पर अनुबंध कार्य करने वाले। बलात् श्रम अथवा श्रमकर मुख्य रूप में शामिल है। अस्पृश्यों की घरेलू कार्यों में नियोजित नहीं किया जाता था, वह स्थानीय भूमिहीन श्रमिक थे। चीनी बौद्ध सन्यासी फहियान जो ईस्वी सन 405 से 411 तक भारत की तीर्थ यात्रा पर था, ने बौद्ध पांडुलिपियों को एक तर्क कर सामान्य लोगों की आम सुख सुविधा का उल्लेख किया, लेकिन वह इसका भी उल्लेख करता है कि जब किसी उच्च जाति के व्यक्ति को अनुसंधानिक स्नान करना होता था तो अस्पृश्य को अपनी सूचना देने के लिए शहर की सड़कों पर घंटी बजानी पड़ती थी। हैंडसन के अनुसार कसाईयों, मछुआरों को तुक बाजों, जल्लादों और भंगियों को शहर से बाहर रहना पड़ता था और उनके घर छीन किए जाते थे ताकि उनके स्पर्श से बचा जा सके। फिर भी कुल मिलाकर चीनी बौद्ध सन्यासी ने भारतीय समाज की सुखद तस्वीर पेश की। सामाजिक संरचना का एक दिशीय अन्य महत्वपूर्ण संकेत है लिंग आधारित संबंधों का सामाजिक स्वरूप। साहित्य और कला में नारियों के आदर्शीकृत रूप से तो ऐसी घटना बनती है कि नारियों को उच्चतर सामाजिक हैसियत प्राप्त थी, लेकिन रोमिला थापर जैसे इतिहासकार का कहना है कि ऐसी आदर्शकृत नारी पूर्ण नारी के संबंध में पुरुषों के आदर्श प्रतिमानों से मेल खाती थी और ऐसे प्रतिमान उन्हें पुरुषों के अधीन बना देते थे। उच्च वर्ग की नारियों को सीमित शिक्षा प्राप्त करने की तो अनुमति थी, लेकिन वे पेशागत विशेषज्ञ प्राप्त कर सकती
नहीं कर सकती थी। संपत्ति और विरासत पर नारियों का सीमित अधिकार था, लेकिन वह भी जाति प्रचलन और सीए के अनुसार एक जैसा नहीं था। यद्यपि मित्रवंशीय प्रणाली पूर्ण के कुल सामाजिक समुदायों में संभव हो रही है। नियमित ग्रंथ पितृसत्ता का ही समर्थन करता था। अंत जो समुदाय सामाजिक जिक्र क्रम में आगे जाना चाहते थे, वे पितृसत्तात्मक प्रणाली को ही मानते थे। बाद की शताब्दियों में उच्च जाति के नारियों की स्थिति में एक अन्य खासियत यही थी कि उसमें बाल विवाह का समर्थन किया जाता था। विधवा को कठोर संगम का जीवन बिताना पड़ता था। क्षत्रिय जाति में तो उसे अपने पति की चिंता पर आत्मदाह कर लेना पड़ता था। खासकर उस स्थिति में तो अवश्य ही जब पति की मृत्यु एक सुरमा के रूप में हुई हो। इस सती प्रथा का आरंभिक ऐतिहासिक से 510 ईस्वी से मिलता है, जब ईरान में एक श्रृंखला लेख में इसे यादगार के रूप में अंकित किया गया। बाद के काल में सती प्रथा ने जोर पकड़ लिया। कुछ औरतों ने तो सामान्य स्त्री उपयुक्त घरेलू क्रियाकलाप से मुंह मोड़कर मटन सीनियों बनाना पसंद किया, अथवा गणिकाओं का प्रशिक्षण ले लिया, अथवा नाटक मंडली में शामिल हो गई।